हेलो वंश लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वंश फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को एक बेचारा विंग देखने को मिलेगा। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे कल पोल डाला हुआ था कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा एफएफ सुनना है, लेकिन एक तो लोगों को छोड़कर किसी ने भी वोटिंग नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने मन से ही एक फैन फिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कुछ 2-4 लोग हैं जिसको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, जो मेरे हर वीडियो पर कमेंट और रिएक्ट करते हैं। उनमें से ही कुछ है ब्रदर अब्दुल गफ्फार, सिस्टर उषा कुमारी और एक और है लव इज़ माई लाइफ। आई डोंट नो कि मैं आपको ब्रदर बोलूँ या फिर सिस्टर बोलूँ, पर अब जो कुछ भी हो, आप तीनों को दिल से शुक्रिया। और कोई और मेरे एक्सप्लेनेशन सुने या फिर ना सुने, आप मेरे वीडियोस को देखते हो, आप तीनों को मेरे वीडियोस पसंद आता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ आप तीनों के लिए मैं ये एफएफ शेयर कर रही हूँ। ये एक ओमेगा वर्स वेयरवुल्फ फंक्शन फैन फिक्शन है। मेरी हर स्टोरी की तरफ ये स्टोरी भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यही कुछ 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक इंसान अपने बेड पर सोया हुआ था। अभी बस सुबह की सूरज ही निकला था और सूरज की रोशनी हल्का हल्का उस इंसान के फेस पर पड़ रहा था। कमरे का खिड़की खुला हुआ था और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आ रहा था और आसपास पंछियां अपने सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। तभी धीरे धीरे से उस इंसान के पल के झपकने लगता है और वो इंसान धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है। कितना सुहाना सुबह था और कितना सुकून भरा पल था। विंग धीरे धीरे बेड से उठता है और खिड़की की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। उसे लग रहा था कि इतना सुकून उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। यह उसके लिए एक सुकून भरा पल था। विंग बचपन से ही अपनी खिड़की से कुछ ऐसा ही नज़ारा देखता आया हुआ था, लेकिन अब कितने दिन हो गया विंग को ऐसे सुबह देखता हुआ। फाइनली एक अरसा बाद विंग ऐसे सुबह एंजॉय कर रहा था, मानो उसे लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गया है। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो जाता है जब उसके डोर पर नॉक होता है। अभी सुबह के 8 बजा था और विंग के ब्रदर जियांग चैंग अपने साथ एक कागज़ का टुकड़ा लाया था, जो उसमें उसके हाथों में था। जियांग चैंग आके विंग के पास खड़ा हो गया था। अभी वेदर और सुबह के टाइम इतना अच्छा हवाएं चल रहा था कि विंग स्माइल कर रहा था। जियांग चैंग विंग के फेस पे ये स्माइल कितने दिन से ना जाने देखने के लिए तड़प रहा था। वो विंग के पास से कहा, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया मैंने तुम्हारी स्माइल को। देखकर अच्छा लग रहा है वेबिसियन कि तुम फिर से पहले जैसा बन रहे हो। जियांग चैंग के बातों को सुनकर विंग के फेस पे मानो एक डर सा छा गया। उसने कहा, काश काश कि सब कुछ पहले जैसा ही होता आचंग, पर कोई बात नहीं, अभी भी पहले जैसा हो सकता है। अब देखो, शायद आज आज के बाद मैं तुम्हारे जैसा सिंगल लाइफ ही जीने वाला हूँ। अब तो मैं घर पे ही रहूँगा और पहले से भी ज़्यादा तुम्हें अनॉय करूँगा। तब मत कहना कि इस घर से निकल जाओ। जियांग चैंग ने भी स्माइल किया और कहा, कभी नहीं, ये घर तुम्हारा है वेबसियन, अब कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल पाएगा। वेबसियन के कहने का भी एक मतलब था, जो कि जियांग चैंग बहुत अच्छे से समझ रहा था। विंग तो कभी भी इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो लोग ही था जो विंग को ज़बरदस्ती इस घर से बाहर भेजने के लिए लगे हुए थे। विंग ने कहा, खैर छोड़ो, क्या तुम्हें वो मिल गया है? जियांग चैंग अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, ये लो तुम्हारा अमानत, और सुबह 11 बजे कोर्ट का हियरिंग है, हमें निकलना है। विंग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जियांग चैंग ने विंग से कहा, क्या तुम नर्वस हो? विंग ने कहा, नहीं आचंग, मैं अब लड़ना चाहता हूँ, मैं अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। मुझे मेरे डिक्शनरी में अब नर्वसनेस जैसा कोई भी शब्द नहीं रखना। मैं उस हर शब्द को अपने डिक्शनरी से निकल कर फेंकना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाऊँ, जो मुझे मेरे पास्ट से रिलेटेड लगे। मैं अब अपने पास्ट को पूरी तरह से भुलाना चाहता हूँ आचन। मैं अब पूरी तरह से अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज़ आई। उसने दोनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ उन दोनों के सीजे जियांग यानली खड़ा था। जियांग यानली ने कहा, बिल्कुल, मेरे आसियान के लिए एक सुंदर सा फ्यूचर मेरे आसियान का वेट कर रहा है। अब तो मेरे आसियान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
यानली के पीछे पीछे उन तीनों की मदर मैडम यू भी आ गई। मैडम यू ने कमरे पे आते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत हो गया, बहुत आगे बढ़ लेना तुम तीनों, अभी चलो और ब्रेकफास्ट कर लो, अगर खाओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाओगे तुम लोग, तुम्हारे फादर ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये कह के उन्होंने उन तीनों को पीछे से धक्का देते हुए कमरे से निकलने लगा। मैडम यू सोचता है कि कितना अच्छा फैमिली है ना, एक फैमिली में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ थे, हमारी एक गलती के लिए मेरा एक बच्चा का लाइफ पूरा जीते जी नर्क बन गया था, अब मैं अपने बच्चे को वो सारी खुशी देना चाहती हूँ जो मेरा बच्चा डिजर्व करता है। वैसे सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आके टेबल पे उन लोगों के फादर मिस्टर चियांग फेंग मियाँ बैठे थे। उन्होंने कहा, चलो चलो सब लोग जल्दी से बैठो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तुम लोगों के इंतज़ार में मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे और अब तो उन चूहों ने मेरे पेट पर एक साथ हमला करके काटने भी लगा। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग स्माइल किया और तुरंत ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद मिस्टर चियांग फेंग मियाँ ने कहा, मैं और आचांग ऑफिस से ही वहाँ आ जाएंगे, मैं लॉयर को फ़ोन कर दिया है, तुम लोग तुरंत टाइम पर रेडी होकर निकल जाना। सभी ने मिस्टर चियांग फेंग मियाँ की बातों को सुनकर हाँ में सिर हिलाया। अभी 10:30 बज रहा था। सारे फैमिली मेंबर्स बाहर कोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कुछ देर बाद वो लोग सारे मिलकर कोर्ट के अंदर जाएंगे। जियांग चैंग लॉयर से कुछ बात कर रहा था। विंग अपने सिस्टर और मदर के साथ पास ही में खड़ा था। मिस्टर चियांग फैमियान किसी को फ़ोन कर रहे थे और बार बार फ़ोन मिला रहे थे। तभी उन्होंने कुछ जाने पहचाने चेहरे को आते हुए देखा। विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही एक लेडी आके विंग के गले से लग गई और कहा, बच्चा तुम ठीक हो ना, देखो तो तुमने अपनी हालत क्या बना लिया। ये कह के वो लेडी विंग के गालों को सहलाने लगी और उसके फोrehead पे किस किया। विंग ने कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन विंग के नजरें अभी भी दूसरी तरफ करे हुए था जहाँ से वो उस इंसान को आते हुए देख रहा था, जो इंसान विंग के लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। वो इंसान और कोई नहीं, विंग का हस्बैंड, विंग का अल्फा था और इस पैक के होने वाला किंग था, जो था लान वांगजी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड वांग फे के साथ वहाँ पर आया था। वांग फे लान वांगजी के हाथों को बाहों को कस के पकड़े हुई थी और उन दोनों के पीछे ढेर सारा बॉडीगार्ड हट्टे कट्टे थे। जो लेडी अभी भी विंग को हक किए हुए था वो कोई और नहीं, विंग का मदर इन लॉ था, लान वांगजी के मदर, उनके पैक का क्वीन, जो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मिसेस लैन विंग से कुछ पूछ रही थी, लेकिन विंग का नज़र दूसरी तरफ देख के उसने देखा कि विंग उनके बेटे को ही घूर रहा था। मिसेस लैन को बहुत गुस्सा आया था अपने बेटे पर। आज अगर विंग यहाँ खड़ा है तो सिर्फ उनके बेटे की वजह से, लेकिन वो अपने बेटे को क्या कहे, गलती तो उनकी भी था ना। अगर विंग उनके बेटे ने विंग को आज ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया है तो उसके पीछे मेन रीज़न वही थी। उन्होंने ही जिद करके वांगजी और विंग की शादी करवाई थी और शादी के बाद वो सोच रहे थे कि वांगजी और विंग साथ बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी जाके नहीं देखा कि आखिर दोनों कैसे हैं। इस बहाने वांगजी को मौका मिल गया था विंग के साथ ऐसा बिहेव करने की। मिसेस लैंड को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी विंग के मदर मैडम यू ने कहा, विन हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए और हमें भी अंदर जाना है, अभी मुझे लगता है कि आपको आसियान को छोड़ देना चाहिए। तभी मिसेस लैंड एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ मिस्टर मैडम यू को देखने लगी। मैडम यू के इस बातों से मिसेस लैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। मैडम यू और मिसेस लैंड दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नाम के अलावा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मिसेस लैंड इस पैक की क्वीन थी, लेकिन कभी भी मैडम यू ने मिसेस लैंड को की क्वीन कह के या फिर मिसेस लैंड कह के भी नहीं पुकारा। और आज दोनों के बीच इतना दूरी आ गई है कि तभी मैडम लैंड ने कहा, यू हम अभी भी दोस्त थे, तुम मुझे क्वीन क्यों बुला रही हो। तभी मैडम यू ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं क्वीन कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं और अभी हम जिस मुकाम पर खड़े हैं मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच दोस्ती का कोई रिश्ता बचा है। मैडम यू के इस बातों से मिसेस लैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उन्होंने अपने वॉइस को ऊंचा करके मैडम यू पर चिल्ला दिया, यू। लेकिन मैडम यू ने शांत गले में कहा, देखिए क्वीन, मैं आपसे कोई बहसबाजी नहीं कर सकती, आप इस पैक की क्वीन है, तो प्लीज़ हमें हमारे रास्ते में हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैडम लैंड को मैडम यू की बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। उनके हाथ मानो टुकड़े में बिखर रही थी। एक तो विंग था जिसे कि मैडम लैंड अपने बेटे जैसा प्यार करती थी, वो उससे दूर चल रहा है और दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड मैडम यू का ऐसा बिहेवियर मैडम लैंड के लिए
कांटे जैसा काम कर रहा था। मैडम लैन को अब अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम लैन के सारे रिश्ते नाते सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उसके इस अल्फा बेटे के लिए। तभी विंग ने भी कहा, मॉम हमें जाना चाहिए। इससे पहले कि विंग कुछ और बोल पाता, मैडम यू ने विंग के हाथों को मिसेस लैन के हाथों से छुड़वा लिया और विंग को लेकर अंदर जाने लगे। मैडम यू के पीछे पीछे उसके फैमिली मेम्बर सारे अंदर चले गए। दूसरी तरफ मैडम लैन अपने बेटे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें इस मनहूस लड़की को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। लैन वांगजी कुछ नहीं कह रहा था, वो बस चुपचाप अपने मातर की बात को सुन रहा था। भला वो अपने माँ से क्या बहसबाजी करे, और माँ तो माँ ही होता है। अगर लैन वांगजी ज़्यादा कुछ बोलने जाएगा तो उसके माँ यही वे सबके सामने उसे 2-4 बातें सुना देगा। लेकिन वांग फे को मैडम एक ही बातें बड़ी चुभी थी। उन्होंने मन में सोचा कि मैं इस पैक की होने वाली क्वीन हूँ और ये बुढ़ी औरत मुझे आखिर मनहूस कैसे कह सकता है। वांग फे ने अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ लिया और कहा, क्वीन आप मुझे मनहूस क्यों कह रही है, हाल मैंने क्या किया। मिसेस लैन ने कहा अपने बेटे की तरफ देखकर, समझाओ अपने इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को। किसी का घर उजाड़ के, किसी का मेट को छीन के, किसी के सपने को तोड़कर झिझोड़ कर इस लड़की को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या किया। इस लड़की को अभी के अभी मेरे आंखों के सामने से दूर लेके जाओ, वरना मैं क्या करूँगा इस लड़की के साथ मुझे खुद ही नहीं पता। ये कह के मिसेस लैन अंदर चली गई। उसके पीछे वांग फे को जाने के लिए कहा। वांग फे ने वांग जी से कहा, देखो तुम्हारी माँ कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ, और तुम अभी भी ऐसे ही चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे अपने माँ से। वांग जी ने कहा, फे वो मेरी माँ है। फिर मैं गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी माँ है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका जो मर्जी हो, जो मन में आएगा मुझे वो बोलते जाएगी और मुझे ये सुनना होगा। लैन वांग जी, वो तुम्हारी माँ है तो उसकी बातों को सुनो मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मेरे बारे में कुछ भी कहेंगी तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ लैन वांग जी, मैं उनसे सीधी मुँह बात नहीं कर पाऊंगी। वांग जी ने कहा, छोड़ो भी, वो बड़े हैं, उनके बातों में तो का तुम इसे बुरा मत मानो, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है ना कि वो उस ओमेगा से कितना ज़्यादा अटैच थी, इसीलिए अब उसके जाने पर शायद वो ऐसी हरकतें कर रही है। जैसे ही लैन वांग जी ने कहा कि वो उस ओमेगा से इतने ज़्यादा अटैच थी, तभी लैन वांग जी के उल्फ अंदर से ग्रोन करने लगा। उसके उल्फ ने कहा, क्या तुम्हारी माँ उससे ज़्यादा अटैच थी, क्या तुम थोड़े से भी अटैच नहीं थे। आखिरकार तुमने अपने असली रूप दिखाई दिया। अब मैं तुम्हारा उल्फ तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम जो चाहे वो करो, चाहे तुम इस वांग फे से शादी करो या फिर जिससे भी शादी करो, लेकिन तुम मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ का कोई आशा मत रखना। तुमने जिस तरह तुम्हारे उल्फ को हर्ट किया, तुम्हारे उल्फ आज से ये कहता है कि वो भी तुम्हें सिर्फ ऐसे ही ट्रीट करेगा। आखिर तुम्हें अपनी मन मर्जी चलाना है ना, तो चलाओ तुम अपनी मन मर्जी। ये कह के वांग जी के उल्फ उससे माइंड लिंक डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वांग जी को अपने उल्फ पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने उल्फ को जगाना चाहता था, लेकिन उसका उल्फ चुपचाप बैठ गया था और उससे सारे लिंक छीन तोड़ दिया था। तभी वांग जी का लॉयर आते हुए कहता है, अल्फा चलिए प्लीज़, सॉरी क्राउन प्रिंस चलिए प्लीज़। वांग जी वांग फे से वही बाहर रुकने के लिए कहता है और वो अपने लॉयर के साथ अंदर चला जाता है। बाहर वांग फे खड़ी रहकर अपना पैर को पटकते रहते हैं कि आखिर लान वांग जी ऐसा क्यों है। वो वांग फे को ऐसे सबके सामने ह्यूमिलिएट होते हुए कैसे देख सकता है। यहाँ तक कि वांग जी ने वांग फे के लिए एक स्टैंड तक नहीं लिया। वांग फे मन ही मन सोच लेता है कि वो वांग जी को अब सबक सिखा के ही रहेगा। दूसरी तरफ दोनों फैमिलीज कोर्ट के अंदर जाके अपने अपने सीट पर बैठ गए थे। मैडम लैन जाके विंग के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उधर कोई सीट बाकी नहीं है, इसीलिए उसे मजबूरन दूसरी तरफ जाके बैठना पड़ा। दूसरी तरफ कोर्ट में दोनों फैमिली ने अपने अपने फाइल को सबमिट कर दिया हुआ था। जज दोनों तरफ के फाइल को लेकर पढ़ने लगते हैं। तभी जज ने फाइल को पढ़ते हुए कहा कि क्लैन के होने वाले अल्फा क्राउन प्रिंस लैन वांग जी के साथ शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन वे जियांग का ओमेगा सन वे बुसियन अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्यों, आप दोनों तो मेटेड थे ना, आप दोनों एक दूसरे के मेट हैं और आप लोग 1 साल से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, फिर आज अचानक से आप दोनों ने अलग होने का फैसला क्यों किया। तभी उस क्लैन के क्वीन यानी कि मैडम लैन ने कहा कि उन दोनों का अलग होने का फैसला मैंने किया है, और मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा बेटा उसके ओमेगा पार्टनर वे विषयन के लिए सूटेबल नहीं है। तभी जज ने कहा कि क्वीन, मुझे लगता है कि आप लोगों को
उन दोनों को एक बार एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि दोनों मार्क थे। और आप लोगों को तो पता ही है ना कि एक बार किसी ओमेगा को किसी अल्फा ने मार्क कर दिया तो और उसके बाद उस ओमेगा को छोड़ दिया तो उस ओमेगा की लाइफ हेल बन जाती है। और ऊपर से मिस्टर वेविसियन को जिसने मार्क किया है वो कोई और नहीं, इस क्लैन का होने वाला अल्फा किंग है। तो जाहिर सी बात है कि एक होने वाला किंग के मार्क ओमेगा को अगर फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ रहने की ज़रूरत पड़े तो कोई भी उसे अपनाने के लिए राज़ी नहीं होगा, बल्कि कोई तो उसे अपना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क थे और वो भी क्लैन के किंग के। तभी मिस्टर चियांग ने जज से कहा कि जज साहब, ये हमारा आपस का मामला है, ये मेरे फैमिली का प्राइवेट मैटर है कि मेरे बेटे को कोई अपनाएगा या फिर नहीं अपनाएगा, लेकिन उस आदमी के साथ मैं अपने बेटे को एक पल भी नहीं रहने दे सकता। मेरा सन उससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है, और वही बात उसे अपनाने की, तो दुनिया में कोई ना कोई होगा जो कि मेरे बेटे को दिल से प्यार करेगा, उसे दिल से अपनाएगा, चाहे वो किसी क्लैन के कोई अल्फा के मार्क ओमेगा हो या फिर ना हो। आपको बस जितना कहा है आप उतना करिए। आप उन दोनों के डिवोर्स के प्रोसेस को आज ही कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मेरा बेटा आज से आज़ाद हो सके इस लड़के के चंगुल से। दूसरी तरफ लान वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिस्टर चियांग का ये सारे बात सुन के, जैसे कि उन्होंने वांग जी को बताया था, ये लड़का, उस होने वाला अल्फा, ये सब लान वांग जी के ईगो को ठेस पहुंचा रहा था। तभी जज साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इन दोनों का डिवोर्स के प्रोसेस को आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए तैयार है? उन्होंने पहले होने वाला अल्फा लान वांग जी से पूछा कि क्या वो वेवुसियन को डिवोर्स देने के लिए तैयार है। लान वांग जी को अपनी तरह से बोलने का मौका मिल गया था। वो तुरंत वहां से उठकर खड़ा हुआ और कहा, किसने कहा किसने कहा कि मैं उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाई थी और वो अब मेरा ओमेगा है, मेरा मार्क ओमेगा। मैं उसे डिवोर्स दूंगा या फिर नहीं दूंगा, ये मेरा मर्जी है, और ये मेरे प्राइवेट मैटर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैटर कोर्ट में कैसे आ गया। तभी उनके साइड के लॉयर ने कहा, माफ़ कीजिए मिस्टर होने वाला अल्फा किंग, हमें पता है कि आप लोगों के लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप कुछ दिन बाद इस क्लैन के थ्रोन पे बैठने जा रहे हो। आप कुछ दिन बाद इस क्लैन को पूरी तरह से अपना क्लेम कर लोगे और क्लैन आपके हाथ में आ जाएगा। आपको तो इतना पता ही होना चाहिए कि हमारे क्लैन में जुडिशियल सिस्टम नाम का भी कोई चीज़ है, चाहे वो खुद किंग के घर का मामला हो या फिर किसी गरीब का घर का मामला हो। हमारे क्लैन में सब एक बराबर है। चलो छोड़ो, अगर किसी गरीब का घर का, किसान का घर का मामला हुआ तो वो तो वैसे निपटाया जा सकता है, लेकिन आप इस क्लैन के होने वाले अल्फा किंग हो। आप क्लैन के सारे मेंबर्स के लिए एक रोल मॉडल हो। आप जो करोगे, आपको देखकर क्लैन के आधे से ज़्यादा मेंबर आपके एक्शन को दोहराएंगे अपने अपने लाइफ में। और अगर क्लैन के होने वाला अल्फा ऐसे ही अपने ओमेगा घर पर रहते हुए दूसरी किसी लड़की के साथ घूमेगा, उसको अपना बेडरूम तक लेके जाएगा, उसके साथ ट्रिप पर जाएगा और अपने ओमेगा को घर पर टॉर्चर करेगा, उसके साथ गलत हरकतें करेगा, तो ये सब तो क्लैन में फैल ही जाएगा ना। आपको तो पता है दीवारों को भी कान होता है, और बातें कैसे भी करके हो आखिर फैल ही जाता है। ये सब पता है, छुपाए नहीं छुपता। होने वाला किंग, आप लोगों के लिए ऐसे रोल मॉडल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहोगे जो कि अपने घर पर एक ओमेगा रखकर बाहर किसी दूसरे लड़की के साथ घूमे। अगर आपके क्लैन का आधे से ज़्यादा लोग आपको देखकर यही करने लगेगा, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं, ताकि आप या तो इस तरफ या फिर उस तरफ, आपको दोनों में से किसी भी एक नाव पर अपना सवारी रखना होगा। आप दोनों नाव पर पैर रख कर अपना सवारी नहीं कर सकते किंग। इसीलिए आज ये अदालत बैठाया गया है, ताकि इस बात का फैसला हो सके कि आप आखिर कौन से नाव में अपना सवारी ले जाना चाहते हैं। हालांकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपके ओमेगा खुद ही आपको छोड़ना चाहते हैं, तो अब आपके पास एक ही नाव रह गए हैं, वो भी टूटी फूटी। आपको अब अपनी सवारी उसी से ही चलानी पड़ेगी। उस लॉयर का ऐसा हिम्मत देख के लान वांगजी पूरी तरह से हैरान था। उसके हाथों की मुट्ठी कस के बंद हुआ था। उसकी आंखें खून जैसा लाल हो गया था, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अगर ये पॉसिबल होता तो वो अभी इस अदालत के अंदर ही उस लॉयर को अपना जान गंवाने पर मजबूर कर देता, लेकिन ये अदालत था। चाहे वांग जी लैंड के किंग ही क्यों ना बन जाए, लेकिन
हर किसी के लिए कुछ रूल थे। ऐसे ही राज परिवार का कुछ रूल्स थे, कुछ लिमिटेड पावर थे, जो पावर वो हर जगह नहीं दिखा सकता, और ये जगह अभी उन जगहों में से एक जगह है। दूसरी तरफ वो लॉयर चियांग फैमिली का पर्सनल लॉयर था। चियांग फैमिली कोई छोटा मोटा फैमिली नहीं था, वो चाइना के रिचेस्ट बिजनेसमैनों में से एक है। अगर चाइना की आधे प्रॉपर्टी किंग के हाथों है तो आधे प्रॉपर्टी कुछ गिने चुने बिजनेसमैन के हाथों थे, और मिस्टर वे जियानफैंग उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक थे। इसीलिए जाहिर सी बात है कि जब इंसान इतना प्रभावशाली होगा तो उसका लॉयर भी कुछ ऐसा ही होगा। तभी लान वांगजी के लॉयर लान वांगजी के इंसल्ट का जवाब देते हुए कहता है, इसमें होने वाला किंग का क्या गलती है? अगर होने वाला किंग का ओमेगा उसको प्लीज नहीं कर पाएगा, उसको उसका हक नहीं दे पाएगा, तो जाहिर सी बात है ना, किंग को अलग अलग लड़की के पास जाना ही पड़ेगा। जिस बातों से अब जियांग चंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। सिर्फ जियांग चंग को ही नहीं, मैडम लैन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैडम लैन ने वहाँ से खड़े होते हुए कहा, मैं इस क्लैन की क्वीन आज ही तुम्हें हमारे रॉयल लॉयर से बर्खास्त करती हूँ। तुम आज अभी से हमारे लॉयर नहीं रहोगे। क्वीन के ऐसे अचानक से गुस्सा करने पर वो लॉयर बिल्कुल चौंक गया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, उसने तो उन लोगों का ही साथ दिया ना। तभी क्वीन अपने जगह से उठते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मेरे फैमिली, मेरे सन इन लॉ को लेकर क्वेश्चन कर सको? उसके प्राइवेट बातों को लेकर तुम ऐसे किसी के सामने कैसे बोल सकते हो? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम लोगों को इतना छूट दिया, इतना हक दे दिया कि तुम आज मेरे फैमिली पर ही क्वेश्चन कर रहे हो। भूलो मत कि तुम सिर्फ एक वकील हो, तुम रॉयल फैमिली का कोई मेंबर नहीं हो, और ना ही तुम्हारे इतने पावर्स है कि तुम मेरे सन इन लॉ को लेकर ऐसा क्वेश्चन कर सको। वह वकील हैरान हो गया था कि आखिर उन्होंने तो उन लोगों का साथ ही दिया है। ये रॉयल फैमिली का भी कितना ज़्यादा सीक्रेट होता है, एक पल तो कुछ और दूसरे पल कुछ और। लेकिन हाँ, उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि उसने क्या किया। उसे भी पता था कि क्वीन होने वाले क्वीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज उसके लिए ही उस लॉयर को अपना काम से हाथ धोना पड़ेगा, ये उस लॉयर ने कभी भी सोचा भी नहीं था। मैडम लैन वेबुसियन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसका ऐसे इंसल्ट होते हुए वो नहीं देख सकती थी। क्वीन ने सीधे सीधे सबको समझा दिया था अपने इस एक्शन से कि वो वेबुसियन से कितना ज़्यादा अटैच्ड है, और होने वाली किंग उसके लिए क्या मायने रखती है। अगर किसी ने भी वेबुसियन की तरफ आंख उठाकर भी देखा या फिर उसके साथ ऐसे कोई बात करने की कोशिश की, तो पहले उस इंसान को क्वीन से होकर गुजरना पड़ेगा। इस एक्शन से क्वीन ने सबको ये समझा दिया था कि चाहे वेबुसियन उसके पैक के होने वाले किंग हो या फिर ना हो, लेकिन वेबुसियन के ऊपर क्वेश्चन करना किसी के लिए भी, या फिर सीधी सी भाषा में कहा जाए तो क्वीन ने इनडायरेक्टली अपने बेटे लान वांगजी को ये थ्रेट दिया था कि अगर इस सब के बावजूद भी लान वांगजी विंग को लेकर कुछ भी कहने की कोशिश करेगा तो वो अपने बेटों को भी नहीं छोड़ेंगी। दूसरी तरफ जियांग चैंग, जो कि उस लॉयर को मारने के लिए खड़े हो गए थे, और वो जाकर तुरंत उस लॉयर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, आखिर तुम्हें इतना हिम्मत दिया किसने कि तुम मेरे भाई के बारे में कुछ बोल सको? तुम्हें बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि इस एक शब्द के निकलने के बाद तुम्हारे मुंह का हालत क्या होगा। ये कह के उसने उस लॉयर के फेस पे एक पंच मार दिया। वही अदालत का हालत अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। दोनों ही फैमिली ये सोच के गए थे कि वो चुपचाप उस केस को सुलझा लेंगे, लेकिन बात इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब दोनों फैमिली हाथापाई पर निकल आए थे। वही जज को पता था कि उन दोनों फैमिली के सामने वो भले ही कुछ भी नहीं हो, लेकिन यहाँ जज होने के नाते उसका भी कुछ पावर्स था, और अगर ऐसे ही एक रॉयल फैमिली और एक रिचेस्ट बिजनेसमैन में के फैमिली दोनों में से वैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसका इफेक्ट सीधा क्लैन की इकोनॉमी पर जाके लगेगा, और अदर क्लैन को मौका मिल जाएगा इस क्लैन को नीचा दिखाने का और क्लैन के ऊपर अपना हाथ जताने का। जज इस क्लैन के जुडिशियल हेड होने के नाते ये सब कुछ नहीं होने दे सकता था, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को शांत करते हुए कहा कि किसी भी रिश्ते में जितना ज़्यादा हक अल्फा का होता है, उतना ज़्यादा हक ओमेगा का भी होता है। क्लैन के होने वाला अल्फा ने अपने ओमेगा को डिवोर्स देने से मना कर दिया, लेकिन अभी हमने ओमेगा की बात नहीं सुनी। हमें मिस्टर वेबुसियन से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इस शादी को तोड़ना चाहते हैं या फिर अभी भी इस शादी में बने रहना चाहते हैं। वेबुसियन, जो कि बैठकर इतने देर से तमाशा देख रहा था, लेकिन इन सब में उसका दिमाग तो मानो किसी और ही जगह था।
वो महसूस कर पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सब कुछ रोकना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसका उल्फ जो बार बार उसे कह रहा था कि मत छोड़ो, मत छोड़ो, वो तुम्हारा मेट है, वो तुम्हारा अल्फा है, तुम उसके मार्ग ओमेगा हो, उसके ऊपर तुम्हारे हक बनता है। लेकिन वे विषयन अपने उल्फ को बार बार समझा रहा था कि वे विषयन उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो उस हेल में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। वह विषयन को ऐसे चुप देखकर यानली ने वे विषयन को हिलाया और कहा, आसियान, तुम्हें जज साहब कुछ पूछ रहे हैं। तभी विंग अपना होश में आया और कहा, क्या? फिर से जज ने पूछा कि वे विषयन, क्या तुम अपने अल्फा को छोड़ना चाहते हो? क्या तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो? विंग अपने मातल और अपने सीजय को देख रहा था। वो आंखों ही आंखों में उन लोगों से पूछ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वे विषयन इतना कुछ सहने के बाद यहाँ खड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि आखिर वो क्या चाहता है। तब एक तरफ से उसके सीजे और दूसरी तरफ से उसके मादर ने उसके हाथों को नीचे से प्यार से पकड़ा और उनको देख के सिर हिला दिया। उन लोगों के फेस को देखकर विवियन को थोड़ा सा हिम्मत मिला और उसने जज साहब के तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं लेना चाहता हूँ डिवोर्स, मैं छोड़ना चाहता हूँ मेरा अल्फा को। आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट करना और मुझे बताना कि स्टोरी कैसा लगा और मुझे इसका पार्ट आगे शेयर करना चाहिए या फिर नहीं।